हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सोलिड स्टेट की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। बिना बात किए अपने सोलिड स्टेट के लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे ठोसों में दोष की, जिसमें मैंने आपके सामने स्टाइक्योमेट्री दोष समझा दिया था आपको मैंने। उसके दो प्रकार थे, शॉर्टके और फ्रैंकेल, वो मैंने आपको समझा दिए थे। हम बात कर रहे थे नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष की। नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष दो प्रकार के थे, एक तो धातु आधिक्य दोष और एक धातु न्यूनता दोष। इसे आप इंग्लिश में बोल सकते हो मेटल एक्सेस डिफेक्ट या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। धातु आधिक्य दोष दो प्रकार के थे, या तो ऋणायन के अभाव के कारण या अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति कारण, एक तो वो था। अपन बात कर रहे हैं धातु न्यूनता दोष की। वो मैंने कहा था हमारी जो चर्चा चल रही थी वो चर्चा चल रही थी धातु न्यूनता दोष की, धातु न्यूनता दोष की। और मैंने आपसे कहा था कि जो धातु न्यूनता दोष है उसका मतलब क्या होगा। इसको दूसरा नाम बताया था आपको, धनायन न्यूनता दोष। इसी का दूसरा नाम क्या था भाई अपने पास, धनायन न्यूनता दोष। मतलब इस दोष के अंदर, मतलब इस दोष में धातु की या धनायन की मात्रा क्या होगी, कम। मैंने आपसे कहा था इस दोष में धनायन की मात्रा तो कम होती है, ऋणायन की मात्रा क्या होती है भाई, ज़्यादा होती है। ये कहा था मैंने आपसे कि धनायन की मात्रा तो कम होगी और ऋणायन की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा। मतलब धनायन और ऋणायन जो है उनका जो अनुपात है वो समान नहीं होता। और जब धनायन ऋणायन का अनुपात समान नहीं होता तब उस दोष को बोलते हैं हम नॉन स्टाइकियोमितीय दोष, नॉन स्टाइकियोमितीय दोष। ये बात है। और हम जानते हैं कि धातु न्यूनता दोष एक नॉन स्टाइकियोमितीय दोष है। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था दोष चाहे कोई सा ही हो, क्रिस्टल तो हमेशा क्या होगा भाई, उदासी। मैंने कहा था दोष चाहे स्टाइक्योमितीय हो, नॉन स्टाइक्योमितीय हो या फिर अशुद्धि दोष हो, आपका जो क्रिस्टल है वो हमेशा क्या होगा, उदासीन। उदासीन होने से उसका जो स्थायित्व है वो अधिक हो जाता है। यही कारण है कि क्रिस्टल क्या रहना चाहता है, उदासीन। अब वो आपकी इच्छा है कि आप उदासीन से किस प्रकार करोगे, उसमें ऋणायन जोड़ के या धनायन जोड़ के, वो काम आपका है। लेकिन क्रिस्टल तो क्या रहने वाला है भाई, उदासीन। फिर हमने कहा था कि धातु की कमी हो रही है। तो मान लो आपके पास एक क्रिस्टल है, मैंने क्रिस्टल लिया था आपके सामने Fe का, Fe+2O-2, Fe+2O-2 लिया था मैंने आपके सामने कि एक Fe+2 है वो O-2 Fe+2, O-2 Fe+2। अगर आपको धातु की कमी करनी है तो एक काम अपने पास क्या था कि आप यहाँ से धनायन को ही गायब कर दो, क्योंकि धनायन ही क्या है, धातु। अगर धनायन को गायब कर जाओगे तो अपने आप ही धातु कम हो जाएगी। या एक काम आपके पास क्या था कि आपके पास जो यहाँ पे अंतराकाश होते हैं उन अंतराकाशों में कोई आप बाहर से ऋणायन लेके आ जाओ। क्या लेके आ जाओ, कोई ऋणायन। जैसे ही अंतराकाश में कोई ऋणायन आएगा तो ऋणायन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और धनायन की मात्रा कम हो जाएगी। और कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा, धातु न्यूनता दोष। अगर आपको कुछ याद हो तो मैंने जब आपके सामने धातु आधिक्य दोष की चर्चा की थी तो मैंने आपसे कहा था कि धातु आधिक्य दोष कब उत्पन्न होता है, जब धातु की क्या होती है, अधिकता। और धातु की अधिकता दो कारणों से हो सकती है, या तो आप उसके अंदर से ऋणायन गायब कर दो या आप अंतराकाश में कोई बाहर से धातु आयन ला के डाल दो। यही काम था। तो यहाँ पे हमको किसकी न्यूनता करनी है, धातु की न्यूनता करनी है। तो धातु को गायब कर दो या कोई बाहर से क्या लेके आ जाओ, ऋणायन। जैसे ऋणायन की मात्रा ज़्यादा होगी धनायन की मात्रा कम हो जाएगी, और धनायन की मात्रा कम होने से मतलब धनायन कम हो जाएगा, और धनायन क्या होती, धातु। और दोष कौन सा उत्पन्न हो जाएगा, धातु न्यूनता दोष। तो मैंने आपसे कहा था कि जो धातु न्यूनता दोष है, पिछले वाले लेक्चर में हमने चर्चा की थी कि जो धातु न्यूनता दोष है वो दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। या तो धनायन के अभाव के कारण, धनायन का अभाव, वहां पे किसका अभाव होता, ऋणायन का। या मैं कह सकता हूं अंतराकाश में, अंतराकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, इंटरस्टिशियल साइट। अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति, अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति। दो कारणों से आपके पास धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो सकता है कि बाहर से कोई ऋणायन लेके आप अंतराकाश में डाल दो तो ऋणायन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और धनायन की मात्रा कम हो जाएगी। या आपके पास चक्कर, दूसरा तरीका क्या होगा कि आप उस क्रिस्टल में से धनायन को गायब कर दो। जैसे धनायन को गायब कर दोगे धनायन की मात्रा कम हो जाएगी और ऋणायन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। और कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा भाई, धातु न्यूनता दोष, या आप कह सकते हो धनायन न्यूनता दोष। अब विशेष बात ये, अगर आपने धनायन की मात्रा को कम किया है तो मैं कहूँगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज कम होगा भाई। मतलब यही हुआ कि अगर आपने धनायन की मात्रा को कम किया है
तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज कम होगा और नेगेटिव चार्ज क्या होगा आपके पास ज़्यादा। भाई ये जैसे मान लो आपके पास FeO का क्रिस्टल था, अगर आपने मान लो एक धनायन को गायब कर दिया तो शायद +2 चार्ज कम हो जाएगा और ऋणायन चार्ज बढ़ जाएगा। तो अगर आपको माइनस को संतुलित करना है तो आप उसके अंदर क्या ऐड करोगे? प्लस। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्रिस्टल इसके अंदर उदासीन किस प्रकार होता है और ये दोष किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। और आपसे एक बात और कही थी कि ध्यान रखना इस दोष में, किस दोष में? धातु न्यूनता जो दोष है उनके अंदर जो क्रिस्टल आने वाले हैं, धातु जो न्यूनता दोष है उनमें जो सॉलिड आएंगे, यानी जो क्रिस्टल सॉलिड आएंगे, यानी जिन ठोसों की आप चर्चा करोगे वे अधिकतर इस ब्लॉक के होंगे भाई, डी ब्लॉक के। यानी इसके अंदर जो धातुएं होंगी, इस धातु न्यूनता दोष में जो धातु होंगी या जिस धातु का आप क्रिस्टल लोगे वे धातु किस ब्लॉक की होगी? डी ब्लॉक की। किस ब्लॉक की होगी? डी ब्लॉक। मैक्सिमम इसी की होती है, डी ब्लॉक की। और वो क्यों होती है वो अभी आपके सामने समझ में आ जाएगी बात कि वाकई में मैंने यहाँ पे डी ब्लॉक की ही एलिमेंट क्यों लिए। मैंने आपसे पिछले वाले लेक्चर में कहा था हम यहाँ पे NaCl का क्रिस्टल नहीं लेंगे, हम यहाँ लेंगे या तो FeO का, FeS का, NiO का, Cu2O का, इनका लेंगे। हम इनका नहीं लेंगे, इनका लेंगे। और आप जानते हो Fe जो है, Ni जो है, Cu जो है वो किस ब्लॉक की धातु होती है? डी ब्लॉक की। तो धातु न्यूनता दोष उन धातुओं में पाया जाता है जो किस खंड से संबंध रखती है भाई? डी ब्लॉक से। और आप जानते हो डी ब्लॉक का विशेष गुण क्या होता है कि इनकी जो धातुएं होती है वो रखती है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। जानते हो ना आप, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था रखती है इनकी धातुएं। किस प्रकार रखती हैं वो मैं चर्चा कर लूँगा, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि धातु न्यूनता दोष दो कारणों से उत्पन्न होता है, या तो धनायन के अभाव के कारण या अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन की उपस्थिति। अगर धनायन का अभाव हो गया तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज किस प्रकार संतुलित होगा? जब उसमें आप क्या ऐड कर दोगे? प्लस। और मैं कह रहा हूँ कि धातु न्यूनता दोष के जो अधिकतर एग्जाम्पल है वो किस ब्लॉक के होंगे भाई? डी ब्लॉक के। क्यों होंगे वो बात समझ में आ जाएगी। और डी ब्लॉक की धातुओं का विशेष गुण क्या होता है? वे क्या रखती है भाई? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि धनायन के अभाव के कारण या अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति के कारण धातु न्यूनता दोष किस प्रकार उत्पन्न होता है। लेकिन एक बात फिक्स होगी, क्रिस्टल हमेशा क्या रहेगा? उदासीन, यानी नेट चार्ज क्या होना चाहिए? 0। अब सुनो बात ध्यान से, पहले दोष की चर्चा कर रहा हूं मैं, धनायन के अभाव के कारण। पहला दोष कौन सा इसमें? धातु न्यूनता में धनायन का अभाव, एब्सेंस ऑफ कैटायन, एब्सेंस ऑफ कैटायन या मेटल। धातु भी हो सकती है और धातु ही धनायन होता है यहाँ पे। एब्सेंस ऑफ कैटायन या मेटल यानी धनायन का अभाव। मान लो मेरे पास एक क्रिस्टल एग्जाम्पल, किस प्रकार ये दोष उत्पन्न होगा? पहली बात तो ये धनायन का अभाव है, तो यहाँ पे धनायन, अगर मैं इसके ऊपर टॉपिक मतलब पॉइंट लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? धनायन का अभाव है, मतलब धनायन की मात्रा तो क्या होगी इसमें? कम, और ऋणायन की मात्रा क्या हो जाएगी इसके अंदर? ज़्यादा। यही होगा। दूसरी विशेष बात, क्रिस्टल क्या होगा भाई? उदासीन होगा। सर कौन सा दोष है भाई? ये नॉन स्टाइकियोमिति दोष है भाई, नॉन स्टाइकियोम दोष है। किस में पाया जाएगा? एग्जाम्पल होंगे FeO, FeS, NiO, Cu2O एटसेट्रा। लेकिन अधिकतर किस में होगा? डी ब्लॉक की धातुओं में। क्यों होगा वो बात समझ में आ जाएगी। अब मैं समझाना चाहता हूं आपको कि ये दोष उत्पन्न किस प्रकार होता है। अब देखना ध्यान से, अगर मान लो मैं FeS का एग्जांपल लूं, किसका एग्जांपल ले लूं? FeS का। आपकी चाहे कोई सा भी ले लो, आप सब सेम से ही है। अगर मान लो मैंने FeS का एग्जांपल लिया है तो कुछ इस प्रकार से होगा, Fe+2 S-2, Fe+2 S-2, S-2 Fe+2, S-2 Fe+2, Fe+2 S-2, Fe+2 S-2, और ये आपस में जुड़े होंगे। पता है आपको, बिल्कुल पास पास होते हैं और दिखाने के लिए दूर दूर हैं, बाकी होते बिल्कुल पास पास हैं। क्लियर है टॉपिक? मैं कहूँगा ये क्रिस्टल अपने पास FeS का क्रिस्टल, किसका क्रिस्टल है? फेरस सल्फाइड का। नाम क्या होगा इसका? फेरस सल्फाइड। ध्यान रखना यहाँ पे +2 है इसलिए इसका नाम फेरस है।
अगर +3 में होता उसको बोलते हैं हम फेरिक, जानते हो ना। अगर ऑक्सीकरण अवस्था कम है तो नाम के अंत में लगाते हैं अस, अगर ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा है तो नाम के अंत में लगाते हैं इक, तो इसका नाम तो हो जाएगा फेरिक, इसका नाम हो जाएगा फेरस, क्योंकि +2 में है तो फेरस, एस को सल्फाइड, नाम हो जाएगा इसका फेरस सल्फाइड। बात समझ में आ रही है? अब सुनो ध्यान से, हमने कहा है ये तो कहूँगा इस टाइम जो ये क्रिस्टल है FeS का, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जहाँ पे जो आयन है वो ऐसे कैसे व्यवस्थित है, जितने Fe+2 हैं देखो 1 2 3 4 5 और 6 Fe+2 है, 1 2 3 4 5 और 6, और 6 ही S-2 है। यानी इस वक्त इस क्रिस्टल में 6 तो Fe+2 हैं और 6 S-2 है, यानी इस क्रिस्टल में धनायन भी समान है और ऋणायन भी समान है। मतलब इस क्रिस्टल में इस टाइम कोई अशुद्धि उत्पन्न नहीं है। हमको कौन सा दोष उत्पन्न करना है यहाँ पे? धनायन का अभाव, यानी मैं कहूँगा यहाँ पे मुझको धातु न्यूनता दोष उत्पन्न करना है। और धातु न्यूनता दोष कब उत्पन्न होगा? जब आप यहाँ से क्या गायब कर दोगे? किसी भी एक धनायन को। अब मान लो आपने इस धनायन को यहाँ से गायब कर दिया, धनायन तो यही है। मान लो आपने एक Fe+2 को यहाँ से क्या कर दिया भाई? गायब। यहाँ से आपने एक Fe+2 को बाहर कर दिया तो बताओ यहाँ पे एक रिक्तिका क्रिएट होगी नहीं होगी? हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ से एक Fe+2 को क्या कर दिया भाई? गायब। जैसे आपने एक +2 को यहाँ से हटाया, अब देखो कितने रह गए? 1 2 3 4 और 5, 6 की जगह मैं कहूँगा अब आपके पास रह गए 5 Fe+2 रह गए। और देखो ये सल्फर गिनो, 1 2 3 4 5 और 6, सल्फर अभी भी 6 है। अब आप निकालो चार्ज। अगर आप चार्ज की बात करते हो तो एक Fe+2 है तो 5 में कितना हो जाएगा भाई? 10, और यहाँ पे 6 दूनी कितने हो जाएंगे? -12, और टोटल निकालोगे कितना आएगा? -2। देख लो ना भाई, एक Fe+2 है तो 5 पे कितना होगा? 5 दूनी 10 हो जाएंगे। एक सल्फर पे -2 है तो 6 पे कितना हो जाएगा? -12, और 10 में अगर -12 ऐड करोगे बताओ माइनस का 2 आएगा नहीं आएगा? लेकिन आप जानते हो क्रिस्टल कोई सा ही हो हमेशा उदासीन होगा। अगर ये उदासीन होगा तो मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? +2, और जैसे मैं +2 ऐड करूंगा बताओ 0 आएगा नहीं आएगा? मतलब क्रिस्टल क्या हो जाएगा? उदासीन। अब हमको इस +2 को ऐड करना है। अब ये तो होगा नहीं कि आप इलेक्ट्रॉन पे +4 लेके आ जाओगे और उसको डाल दोगे यहाँ पे, ऐसा होगा क्या? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है भाई? माइनस। हमको माइनस नहीं डालना, हमको प्लस डालना है, और वो भी कितना? +2। अब क्या होगा? सुनो ध्यान से, जैसे आप इस धातु आयन को यहाँ से गायब करोगे तो धातु न्यूनता दोष तो उत्पन्न हो जाएगा। हो गया उत्पन्न कि धातु की मात्रा कम हो गई और धनायन की मात्रा तो कम हो गई और ऋणायन की मात्रा क्या हो गई? ज़्यादा। ये दोष तो आपको उत्पन्न हो गया। लेकिन अभी हमको दूसरी कंडीशन भी अप्लाई करनी है, और वो कंडीशन क्या होती है कि आपका जो क्रिस्टल है वो होना चाहिए उदासीन। क्या होना चाहिए भाई? उदासीन। अब देखो किस प्रकार उदासीन होगा। हमको पता है यहाँ पे -2 चार्ज ज़्यादा आ रहा है और हमको क्या करना है? +2। तो देखो होता क्या है, जैसे ही ये Fe+2 यहाँ से बाहर आता है, कोई से भी दो धातु आयन, कोई से भी दो धातु आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को चेंज कर लेते हैं। सुना ध्यान से बात, जैसे ही धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होगा और जैसे ही धातु का कोई आयन बाहर आएगा तो उस क्रिस्टल में से कोई से भी दो धातु आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को क्या कर लेंगे? चेंज। जैसे ये Fe+2 है तो किस में हो जाएगा? ये Fe+3 में। ये Fe+2 में है तो किस में हो जाएगा? Fe+3 में। यानी मैं कहूँगा जो पहले फेरस था वो क्या हो जाएगा? फेरिक। यानी कोई से भी दो धातु आयन Fe+2 से कहाँ चले जाते हैं भाई? Fe+3 में। कहाँ चले जाते हैं? Fe+3 में। ध्यान सुना, कोई से भी दो धातु आयन, अब आपकी इच्छा इसको आपकी इच्छा जो, लेकिन कोई से भी दो धातु आयन Fe+2 से कहाँ चले जाएंगे? Fe+3 में। यानी फेरस से क्या बन जाएंगे? फेरिक। अब देखो इस क्रिस्टल में दो तरह के आयन हो गए, एक तो Fe+2 हो गया, एक Fe+3 हो गया। धनायन दो प्रकार के और ऋणायन एक प्रकार का होगा। बताओ होगा ही नहीं होगा? अब देखो चार्ज गिनो। अब आप देखो पहला काम तो क्या हुआ, क्या आपने धनायन का अभाव किया है? बिल्कुल किया है। एक Fe मैंने कम कर दिया। क्या आपने क्रिस्टल को उदासीन किया है? अब देखो होगा ही नहीं होगा? 1 2 3 4 5 और 6, 6 दूनी के हो गए -12 हो गए। अब आप गिनो 1 2 3, 3 Fe तो +2 में, 3 Fe तो +2 में है। 1 2 और 3 ये तो चला गया ना भाई बार, और 2 Fe किस में है भाई? +3 में। 3 दूनी के हो गए 6 और 2 3 ये भी हो गए 6, 6 कितने हो गए भाई? +12। ये +12 थे, ये -12 थे। बताओ टोटल 0 आएगा नहीं हुआ? बताओ क्रिस्टल उदासीन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। और मैंने कहा था कि ये जो है अधिकतर डी ब्लॉक की धातुओं में क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये कौन सी अवस्था रखते हैं भाई? ये रखते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। यानी ऐसी धातुएं जो आवश्यकता के अनुसार अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा भी सकती हैं और घटा भी सकती हैं, उस गुण को बोलते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था।
और हमको ये गुण चाहिए, क्योंकि जैसे मैं धातु आयन को बाहर निकालूंगा 2+2 चार्ज कम हो जाएगा, और वो चार्ज जब भी बैलेंस होगा जब कोई धातु आयन अपनी ऑक्सीजन अवस्था को बढ़ा ले। और बढ़ाएगी कब? जब वो कौन सी ब्लॉक की होगी? डी ब्लॉक की। यही कारण है कि धातु न्यूनता दोष या धनायन का अभाव या धातु न्यूनता दोष उन धातुओं में पाया जाता है जो किस ब्लॉक की होती है? डी ब्लॉक की। बताओ क्रिस्टल संतुलित हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब देखो विशेष बात, क्रिस्टल भी देखो पहला काम क्या हुआ? धनायन की मात्रा कम हो गई साहब। ऋणायन की मात्रा ज़्यादा हो गई, बिल्कुल हो गई। क्रिस्टल उदासीन हो गया, हो गया। देखो 2+3 में हो गए ना, उदासीन हो गया अपने आप। नॉन स्ट्राइक में तो है ही, एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, बैलेंस हो ही गया, काम क्लियर। और आपके पास कौन सा अभाव हो गया? धनायन का अभाव। विशेष बात क्या है, देखो ये जो आपके पास FeS क्रिस्टल है, देखो ध्यान से, ये जो FeS क्रिस्टल है इसमें कुछ धातु आयन तो Fe+2 में, कुछ धातु आयन Fe+3 में। मतलब किसी, सुनो ध्यान से, अगर Fe+2 में है, अगर इसको मैं यहाँ लिखूँ, देखना ध्यान से बात, विशेष बात कर रहा हूँ मैं, कुछ धातु आयन तो Fe+2 में है और कुछ धातु आयन Fe+3 में। आप जानते हैं Fe का जो परमाणु क्रमांक होता है 26 होता है, और 26 में इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा भाई? 18 तो आर्गन में चले जाएंगे, और 3d6 4s2, 18 और 2 20 और 6 26 हो गए। अगर मैं इसको Fe+2 में करूँ जाऊँ, अगर मैं इसको Fe+2 में भेजूँ तो +2 का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन हट जाना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। विन्यास क्या रह जाएगा? 18 आर्गन 3d6 4s0, यानी इलेक्ट्रॉन कितने रह गए आपके पास? 6। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन दिखाऊँ, कैसे दिखा सकता हूँ? डी में 5 डिब्बे होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6। अब देखो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। किसमें? जब Fe+2 में था, यानी यहाँ पे तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब आ जाओ Fe+3 में, अगर Fe+3 में होगा तो विन्यास क्या होगा? 18 आर्गन 3d, 2 तो यहाँ से चले जाएंगे, 1 यहाँ से जाएगा, 3d5 4s0। अगर अब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाऊँ आपको तो 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और आपको पढ़ाया जाता है जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उस कंपाउंड का कलर उतना ही ज़्यादा गहरा होगा। यानी ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो कलर के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब सुनो ध्यान से बात, इस Fe में कई जगह तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और कई जगह 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन आपस में ऐसे ट्रांसफर होते रहते हैं। इसी कारण इस FeS को सुनो ध्यान से, इसी कारण इस FeS के जो सॉलिड है, ये FeS का जो सॉलिड है इसे बोलते हैं फूल्स सॉलिड। क्या बोलते हैं? फूल्स सॉलिड। हिंदी में बोलते हैं इसे मूर्खों का सोना। क्या बोलते हैं इसे? मूर्खों का सोना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार नीट के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा आपसे कि बताओ मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? FeS को कहा जाता है मूर्खों का सोना। FeS को क्या कहा जाता है? मूर्खों का सोना। और क्यों कहा जाता है? कि कई जगह तो 5 है, कई जगह 4 है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं, कहीं जगह 5 हो जाएंगे, कई जगह 4 हो जाएंगे। तो मतलब कहूँगा स्थिति फिक्स नहीं होती और इनमें चमक आ जाती है। सुनो ध्यान से, मूर्खों का सोना क्यों कहते हैं इसे? कई जगह 5 है, कई जगह 4 है, और जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते हैं तो इनमें जो चमक है, इसमें जो चमक है वो चमक हो जाती है सोने के जैसी। सोने के जैसी चमक हो जाती है इसकी। क्या चमक हो जाती है? सोने के जैसी। अब बताओ क्या जो लोहा है क्या वो सोना हो सकता है क्या? तो मैं कहूँगा दिखने के लिए सोना है, बाकी सोना होता नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं मूर्खों का सोना। सोने जैसा दिखता है पर सोना होता नहीं है, इसलिए इस FeS को मूर्खों का सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्खों का सोना। फुल सॉलिड के नाम से जाना जाता है इसको। तो कई बार नीट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताओ मूर्खों का सोना कौन सा है, तो आप कह दोगे मूर्खों का सोना कौन होता है भाई? FeS। फेरस सल्फाइड को मूर्खों का सोना कहा जाता है। इस प्रकार ये दोष उत्पन्न होता है। और ध्यान रखना किस में पाया जाएगा? डी ब्लॉक में। और क्यों पाया जाएगा? क्योंकि ये धातुएं अपनी ऑक्सीजन अवस्था को क्या कर लेती हैं? बढ़ा लेती हैं। अगर बढ़ा लेंगी चार्ज बढ़ जाएगा, क्रिस्टल उदासीन हो जाएगा, तो हमारे पास दोष उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है? शायद आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट कौन सा है भाई? ये ध्यान रखना भाई, FeS को क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना। क्योंकि इसके अंदर जो चमक है वो सोने जैसी हो जाती है, बाकी सोना होता नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं मूर्खों का सोना। नेक्स्ट कौन सा होगा? अंतराकाश में
अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति। अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति मतलब क्या होगा? मैं कहूंगा ये जो कहने वाला शब्द है ना, अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन की उपस्थिति, वो बात ही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। क्यों समझ में नहीं आ रही? अगर आप सोच रहे हो कि मान लो आपके पास ये कोई क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में यहाँ पे जो स्पेस बनते हैं उन स्पेस को बोलते हैं हम अंतराकाश बोलते हैं। और आप जानते हो अंतराकाश का आकार बिल्कुल छोटा होता है, इसलिए हम यहाँ पे छोटे आकार के धनायन लाते हैं। याद है आपको? जैसे अंतराकाश में हम लाते थे, जैसे फ्रैंकेल दोष में हम छोटे आकार के धनायन लाते और उन धनायन को इन अंतराकाशों में डाल देते। क्यों डालते थे भाई? क्योंकि अंतराकाश का साइज छोटा होता है और धनायन का आकार भी छोटा होता है और छोटे में छोटा फिट हो जाता है, इसलिए हम यहाँ क्या लाते थे? धनायन। लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं? अंतराकाश में अतिरिक्त ऋणायन, यानी आपके पास जो अंतराकाश है उसमें आप धनायन नहीं ला रहे, आप बाहर से कोई ऋणायन लेके आ रहे हो। क्या लेके आ रहे हो? एनायन। आप एनायन ला रहे हो यानी ऋणायन ला रहे हो। आप क्या ला रहे हो? ऋणायन। और आप जानते हो ऋणायन का जो साइज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ऋणायन का जो साइज है, ऋणायन का जो साइज है, ऋणायन का जो आकार है वो काफ़ी बड़ा होता है। उस बड़े आकार के कारण वो इस अंतराकाश में बताओ क्या फिट हो पाएगा? क्या भाई, जो ऋणायन का आकार है वो इस अंतराकाश से भी बड़ा है। अगर वो इस अंतराकाश से भी बड़ा है तो मैं कहूँगा प्रॉपर रूप में इस अंतराकाश में जा नहीं पाएगा। और वो जब प्रॉपर रूप में इस अंतराकाश में जा नहीं पाएगा तो बताओ इस प्रकार के दोष क्या आपको देखने के लिए मिल सकते हैं क्या? मैं कहूँगा ये ओनली सैद्धांतिक बात है, प्रायोगिक इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऋणायन का साइज इतना बड़ा होता है कि वो अंतराकाश में जा ही नहीं सकता। और जब वो अंतराकाश में जाएगा ही नहीं तो बताओ क्या इस दोष की कोई संभावना होगी? क्या होगी? सैद्धांतिक हम बोल सकते हैं कि शायद ऐसा होगा, बाकी ऐसा पॉसिबल नहीं है। और वो पॉसिबल क्यों नहीं है भाई? क्योंकि ऋणायन का साइज क्या होता है? काफ़ी बड़ा। तो मैं कहूँगा अगर मान लो ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। हम ओनली बोलने के नज़रिए से कह सकते हैं कि ऋणायन का साइज बड़ा होगा, शायद वो चला भी जाए, बाकी ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार के जो दोष हैं, इस प्रकार के जो दोष हैं वो सामान्यतः पाए नहीं जाते, सामान्यतः पाए नहीं जाते। और क्यों नहीं पाए जाते हैं? पता लग गया, क्योंकि ऋणायन का साइज बड़ा होता है, वो इस अंतराकाश में जा नहीं सकता। और वो जब अंतराकाश में जाएगा ही नहीं तो फिर दोष कैसे उत्पन्न होगा? दोष उत्पन्न होगा नहीं, तो सामान्यतः ये जो दोष है वो पाया ही नहीं जाता। यानी इस प्रकार के दोष की कोई प्रायोगिक वैल्यू नहीं है, सैद्धांतिक कह सकते हो। और मान लो अगर चला भी जाता, अगर सर कहोगे सर मान लो चला गया तो फिर क्या होगा? कोई बात नहीं। जैसे मान लो मेरे पास एक क्रिस्टल है, मान लिए देखने, बाकी ऐसा होता नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान रखना। ये अपने पास क्रिस्टल है कोई, ये लो जी, ले लिया, कोई सा ले लो, एक्स प्लस का ले लो, वाई माइनस एक्स प्लस, फिर वाई माइनस, फिर एक्स प्लस, फिर वाई माइनस, फिर एक्स प्लस, वाई माइनस एक्स प्लस। अब आप बाहर से कोई लेके आओगे ऋणायन, तो ऋणायन कहाँ जाएगा भाई? इस अंतराकाश में। मान लो आपने बाहर से कोई ऋणायन लेके आ गया, वाई माइनस लेके आ गए। अब आपको पता है वाई माइनस का साइज बड़ा होगा, इस अंतराकाश में जा नहीं पाएगा, फिर भी हमने भेज दिया। अगर आप भेज भी दोगे तो एक ऋणायन की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो 1 + 1 किस में चला जाएगा भाई? +2। अब गिन लो आप, +1 1 2 3 और 2 5, 5 तो प्लस में, और 1 2 3 4 और 1 है, 5 ही माइनस में। बताओ क्रिस्टल उदासीन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अगर मान लो कोई ऋणायन इस अंतराकाश में जा भी जाता है तो एक धनायन अपनी ऑक्सीजनता को बढ़ा लेगा और क्रिस्टल को क्या कर देगा भाई? उदासीन। लेकिन सामान्यतः ये पॉसिबिलिटी पाई नहीं जाती। और क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि ऋणायन का आकार काफ़ी क्या होता है? बड़ा। तो सामान्यतः इस प्रकार के दोष उत्पन्न नहीं होते। बात क्लियर है? तो ये है धातु न्यूनता दोष। ये धातु न्यूनता दोष आपका कंप्लीट हो गया। अब लास्ट रह गया अपने पास अशुद्धि दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आपको बात समझ में आ गई, आप इसको पढ़ लेना, मेरे को थ्योरी वाला पार्ट। जब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए सोलिस्टिक।